तो नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी लोगों का हमारे इस नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आपकी फैमिली स्वस्थ होगी, आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छी तरह से ख्याल रख रहे होंगे। आज की जो घटना है, आज की जो कहानी है, बहुत ही एक यूँ कह लीजिए कि रोमांटिक भी है और एक ऐसी है कि जो कानून की सच्चाई से बहुत परे है। कहीं न कहीं कानून की आज गलती के कारण एक ऐसे व्यक्ति को जो निर्दोष होता है और उसे फांसी चढ़ाया जा रहा था, किस तरह से उसकी जान बचती है और किस तरह से असली दोषी पकड़ा जाता है। इस घटना को पूरी तरह से समझेंगे तब आप पूरी तरह से समझ पाएंगे कि कानून अगर अच्छी तरह से न्याय कर ले और जो सबूत हैं उनको कई बार ज़्यादा गहराई से देखा जाए तो शायद जो असली मुजरिम है उसको सज़ा मिलेगी और निर्दोष को सज़ा से वंचित रखा जाएगा। अलीगढ़ का केस होता है और वहाँ पर एक लड़का है जिसका नाम राजेंद्र होता है और राजेंद्र को कम से कम 2 साल जेल में रखा गया और राजेंद्र को जेल में रखने के बाद में 2 साल के बाद जो फैसला आता है कानून का वो ये आता है कि उसे फांसी की सज़ा मुकर्रर की गई। जुलाई का महीना होता है और जुलाई के महीने में 25 जुलाई को उसकी फांसी की सज़ा मुकर्रर की गई। उसके 3-4 दिन पहले 21 जुलाई को, ये घटना 2012 की है, जब सर्दियां काफ़ी थी और 21 जुलाई को जब जेलर मिलता है उस कैदी से, राजेंद्र से कहता है कि आपको 25 तारीख को फांसी की सज़ा मुकर्रर कर दी गई है, सुबह के लगभग आपको फांसी दी जाएगी। और वो कहता है कि किस जुर्म में मुझे फांसी दी जा रही है, जब मैंने कोई जुर्म किया ही नहीं है तो मुझे फांसी क्यों दी जा रही है। जेलर कहता है कि कोई बात नहीं, आपने जुर्म किया नहीं है तो आपको निर्दोष सज़ा दी भी नहीं जा रही है, आप बिल्कुल जो क्राइम किए हैं उसके तहत आपको सज़ा मिलेगी और आप ये कह कर के हमें शर्मिंदा मत करें कि मैंने कोई क्राइम नहीं किया है। क्राइम आपने किया है, सारे सबूत आपके खिलाफ हैं। मैं सिर्फ इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि अब मैं चाहता हूँ कि आपकी एक आखिरी इच्छा पूरी कर दी जाए। राजेंद्र कुमार बहुत ही सुस्त लहजे में कहा कि आप मेरी इच्छा नहीं पूरी कर सकते। जेलर ने कहा क्यों? ऐसी कौन सी इच्छा है जो कानून आपकी पूरी नहीं कर सकती? जेलर ने कहा कि आपकी इच्छा जरूर पूरी की जाएगी, लेकिन आप बताएं तो। उस व्यक्ति ने कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं एक रात फांसी से पहले अपनी पत्नी के साथ गुजारना चाहता हूँ, एक रात गुजारना चाहता हूँ अपनी पत्नी के साथ। जेलर वाकई बहुत ही अवाक रह गया, बदहवास हो गया कि आखिर राजेंद्र कुमार जिसे 25 तारीख को फांसी है और वो आखिरी इच्छा ये जता रहा है कि उसे अपनी पत्नी के साथ रात गुजारना है। तमाम सारी ऐसी इच्छाएं हैं जो जाहिर कर सकता था, लेकिन ये कैसी इच्छा है। अब जेलर ने कहा कि ये है तो बहुत ही असंभव, क्योंकि ऐसी स्थिति संभव है नहीं, लेकिन मैं बात करता हूँ। आगे उसने अपने जो सीनियर ऑफिसर से उनसे बात की और बात करने के बाद कहा कि इसे एक मौका दिया जाए, इसकी आखिरी इच्छा अगर है तो पूरी की जाए। लेकिन उस पर तमाम सारी शर्तें थी कि जब इच्छा पूरी की जाएगी तो वहाँ पर हम सीसीटीवी कैमरा लगा रखेंगे कि ताकि किसी प्रकार का हादसा ना हो और हम आप पर नज़र बनाए रखेंगे। और जब 24 तारीख का समय होता है, फांसी के सिर्फ एक दिन पहले 24 तारीख को उसे एक कमरे में बुलाया जाता है और कमरे के अंदर सीसीटीवी पहले जो कैमरा होते हैं वो पहले लगा दिए जाते हैं, ताकि अगर किसी प्रकार का कहीं ना कहीं मान लो जो राजेंद्र है अपनी पत्नी को मार दे या पत्नी उसकी उसे मार दे या खुद आत्महत्या कर ले, तो इन सब चीज़ों को लेकर के जब परेशानी बहुत ज़्यादा जेलर को लगी तो उन्होंने सीसीटीवी कैमरा के द्वारा उन पर नज़र रखना शुरू किया और नज़र रखने के साथ साथ उन लोगों को एक कमरे में बुलाया गया। रात के 9 बजे अंदर भेजा गया दोनों लोगों को। अब इधर जो कानून के रखवाले हैं, जितने पुलिसकर्मी हैं, काफ़ी लोग तो उस कमरे के इर्द गिर्द लगते हैं, देख रेख रखते हैं ताकि किसी प्रकार की कोई आवाज़ कोई शोर मिले तो वो कमरा खोले अंदर जाएं। और अगर जो सीसीटीवी कैमरा पे कोई हरकत दिखे, उन्हें कुछ लगे कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत हो सकता है, तो वो लोग तुरंत ही अंदर पहुंच सके और दरवाज़ा खोल सके। अब इस माहौल को जब पूरी तरह से तैयार किया गया तो वो लोग जो राजेंद्र है उसकी पत्नी है, दोनों लोग अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद में राजेंद्र खड़ा रहता है और खड़े रहने के साथ साथ अपनी पत्नी से सिर्फ एक बात करता है कि जो मैं सज़ा काटने जा रहा हूँ
जो मुझे फांसी की सज़ा दी गई है, जो सज़ा झेलना है मुझे, क्या इसके लिए तुम मुझे दोषी मानोगी? या तुम भी ये समझती हो कि कानून की नज़र जिस तरह से मेरे ऊपर है, क्या तुम्हारी भी ऐसी नज़र है कि मैंने ऐसा क्राइम किया है? तो उसकी पत्नी ने कहा कि मुझे भरोसा तो नहीं हुआ है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक बार तुम पूरी तरह से वो घटना मुझे समझाओ कि किस तरह से आप जेल गए और जेल के साथ-साथ अब अंत समय जो आया कल का, फांसी की सज़ा होने जा रही है। आखिर तुमने क्राइम किया नहीं तो किया किसने और किस तरह से आप फँस गए? जो कमरा होता है उसमें सिर्फ़ सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाए गए थे, उसमें वॉइस रिकॉर्डर भी लगाए गए थे, ताकि जो भी आवाज़ें थी, जो भी उनकी बातें थी, वो भी जेलर सुन सके। अब इन सारी चीज़ों को देखते-देखते जब वहाँ पर सुनता है तो ऐसी कोई घटना थी, ऐसी कहानी थी, जब बता रहा था राजेंद्र कुमार, तो सभी जितने वहाँ के, वो चाहे जेलर हों, चाहे पुलिस हो, जितने भी इसके इर्द-गिर्द लोग थे जो सुन रहे थे, वो सब ने बहुत ही गम में डूब जाते हैं और रोने लगते हैं, सबकी आँखों से आँसू बह रहे थे। अब वो कहानी क्या थी बताता हूँ। 2008 का समय होता है और 2008 में उसकी शादी हुई, शादी के बाद वो बाहर बॉम्बे रहता है और बॉम्बे में एक कंपनी में काम करता है। कंपनी में काम के साथ-साथ एक लड़की होती है, जिसका नाम अंकिता होता है। अंकिता के साथ-साथ इनकी बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। अंकिता और राजेंद्र अब एक तरह से एक-दूसरे के बहुत नज़दीक आ चुके थे। अच्छी दोस्ती थी, सिर्फ़ एक अच्छी दोस्ती के चलते ये लोग आस-पास आ गए। आने के बाद में इन लोगों ने जो भी रिश्ते थे, जिससे खाना उनका वो खा लें, उनका वो खा लें, इस तरह से मतलब खाना-पानी का जो शेयरिंग था, जो एक साथ बात करने का, बैठने का, बोलने का जो तरीका था, वो सबको अलग लगता है और ये केवल अच्छी दोस्ती के कारण ही हो सकता है। अब उन लोगों के बीच में जो रिश्ते थे, वो बहुत अच्छे थे, लेकिन उन रिश्तों के साथ-साथ उन लोगों में समझ थी, इसलिए वो राजेंद्र भी शादीशुदा था, इसलिए कोई गलत हरकत और कोई गलत उसके साथ इरादा नहीं रखता था। लेकिन जो इसका एक दोस्त होता है राजेंद्र का, जिसका नाम विनय होता है और ये गाँव का ही होता है इसके। राजेंद्र के गाँव का जो विनय होता है, वो कहता है कि एक बार कि यार तू तो शादीशुदा है, तू क्या करेगा अंकिता को? एक काम कर, इसे कुछ दिन के लिए मुझे दे दे। राजेंद्र ने कहा कि कोई सौदा नहीं है, ये कोई भाड़े की लड़की नहीं है, जो मैं तुझे दे दूँ। मेरा सिर्फ़ दोस्ती है, मेरा सिर्फ़ रिश्ता है, तू ऐसा सोच कैसे सकता है? तो उसने कहा कि दोस्त एक काम कर, तू एक रात के लिए इसे मुझे दे दे। राजेंद्र इस पे बहुत गुस्सा होता है और बहुत बड़बड़ाता है कि तूने ऐसी हरकत की, तू नीचता करता है, तू गलत बात करता है। अब जो विनय होता है वो राजेंद्र से बहुत खिलाफ। राजेंद्र की कोई बात नहीं सुनता है, राजेंद्र से वो कुछ दिन तक वो बातें नहीं चलती। लेकिन कुछ समय के बाद इन लोगों की जो बातें होती हैं आपस में चालू हो जाती हैं, लोग थोड़ा अपना-अपना सुधार कर लेते हैं। और इसी बीच में राजेंद्र एक दिन अंकिता को अपने घर बुलाता है, कमरे पर बुलाता है और अंकिता शौक से आती भी है, क्योंकि वो भी समझती थी कि शायद राजेंद्र का जो भरोसा था, जो विश्वास था, उस पर बहुत था, इसलिए वो भी चली आई और उसके लिए मनपसंद अपना जो घर से खाना लाना था वो बना के लाई। ला लाने के बाद में अब उन दोनों लोगों ने बैठने के बाद वहाँ पर जो राजेंद्र होता है, जैसे ही अंकिता आती है तो राजेंद्र सोचता है कुछ खाने-पीने के लिए ले लिया जाए। राजेंद्र बाहर गया, बाहर जाने के बाद में वो 2 समोसे और चाय की व्यवस्था की। इस दौरान उसके फ़ोन में जो पेटीएम था वो कुछ न कुछ गड़बड़ हो गया, जिसकी वजह से उसको पेमेंट करने में दिक्कत हो रही थी वहाँ, तो उस तुरंत बैंक गया और बैंक जाने के बाद में वहाँ से पैसे निकलवाए, पैसे निकालने के बाद में वो समोसे और चाय लेकर आया, लेकिन इन सारे समय में लगभग 45 मिनट का समय गुजर गया। 45 मिनट के समय के बाद राजेंद्र जैसे ही घर वो अपने कमरे पर पहुंचता है, देखता है कि वो जो अंकिता है वो पूरी तरह से बेहोशी की हालत में बेड पर पड़ी हुई है और ना कुछ बोल रही है, ना कोई आवाज़ कर रही है, ना कुछ सुन पा रही है। उसने काफ़ी उसे हाथ लगाए, हर जगह पर हाथ लगाया, उसे जगाने की कोशिश की, पानी पिलाया, पानी के छींटे मारे, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था, कोई हरकत नहीं उसकी बॉडी में हो रही। उसने बाहर जो आस-पास के लोग थे उनको बुलाया, शोर-शराबा सुनकर बाहर के लोग आए, लोग आने के बाद में देखा तो सभी लोगों ने ध्यान से देखा तो कहा कि लड़की मर चुकी है, इसकी जान जा चुकी है।
अब इस मामले में वहाँ पर पुलिस आई, पुलिस राजेंद्र को पकड़ती है। राजेंद्र को पकड़ने के बाद में पता ये लगता है कि राजेंद्र अब उसका दोषी बन जाता है। अब उसको सज़ा मिल जाती है कि तुमने दोष किया है, तुमने क्राइम किया है, तुमने अंकिता को मार दिया है। अब इस मामले में वो जेल में था और जेल का जो आखिरी फैसला था वो इसकी मौत की सज़ा, फांसी की सज़ा। क्योंकि जितने फिंगरप्रिंट्स उठाए गए थे उसकी बॉडी से वो सारे के सारे राजेंद्र कुमार के ही थे। वो चाहे घर के हो चाहे बाहर के हों, जहाँ भी उसे सबूत के तौर पर चेक किया गया वो राजेंद्र के खिलाफ सारे सबूत थे, इसलिए सज़ा फांसी की मुकर्रर हुई। लेकिन जो उसकी पत्नी ने कहा कि अगर तुमने क्राइम नहीं किया, तुमने अंकिता को मारा नहीं, तो उसे मारने वाला कौन है? तो उसने कहा कि मुझे खास तौर से नहीं पता, लेकिन एक बार मैं चाहता हूँ कि विनय की इंक्वायरी हो, जो उसका दोस्त है। उसने मुझसे कहा था कि मैं आज, जिस दिन वो अंकिता वहाँ पर आती है, तो उसने जो विनय होता है वो कहता है कि मैं आज सुबह ही गांव चला जाऊंगा। लेकिन जब मैं समोसे और चाय लेकर के आ रहा था तब मुझे विनय जाता हुआ दिखा और बहुत हड़बड़ी में था और बहुत ही हड़बड़ाहट में था। और मैंने विनय से कहा भी कि कहाँ जा रहे हो, तो विनय ने कोई जवाब नहीं दिया और कहा कि मैं घर जा रहा हूँ, मुझे देर हो गई है, मुझे जाना है। उसने बिना रुके इतने शब्द कहे और चला गया। जाने के बाद में मुझे लगा कि कहीं न कहीं आज तक वो बात उसकी मुझे याद है। मैं भूला नहीं हूँ कि कहीं न कहीं उसका हाथ था उस क्राइम में। शायद कहीं न कहीं उसने उसे मारा है। लेकिन मेरे पास कोई ऐसा सबूत नहीं है जिसे मैं साबित कर सकूँ और कानून के पास मेरे खिलाफ सारे सबूत हैं। तो मैं कैसे कहूँ कि मैंने क्राइम नहीं किया है और मैंने नहीं मारा है? इस बात को सुनकर के सभी लोग हैरान थे। सारे लोग, जो जेलर हो चाहे जो भी हो, जो लोग देख रहे थे भी जो सुन रहे थे, उसकी वे जो सीसीटीवी फुटेज थी, वो सारे लोग आंसुओं से डबडबाए थे कि एक ऐसा आदमी जिसने क्राइम किया ही नहीं और उसे सजा मौत की मिल रही है। इतनी बात सुनने के बाद में जेलर ने तुरंत ही धीरे धीरे इन सब बातों के चलते समय बात करते करते बहुत सारी सच्चाइयाँ खुली। राजेंद्र ने बहुत सारी बातें बताई, लेकिन सभी लोग जो उनके सुन रहे थे वो सब लोग थोड़ा दुखी हुए और समय धीरे धीरे आगे बढ़ा। और समय बढ़ने के बाद में 4 से 5 बजे का समय था। राजेंद्र ने अपनी पत्नी से कहा कि अब कानून पर बच्चों को मेरे बारे में कभी मत बताना, ताकि बच्चों का कानून से भरोसा उठ जाएगा। इसलिए जो भी हुआ उसे भूल जाना और मुझे भूल जाना। अब मैं चलता हूँ और कल सुबह मुझे फांसी होगी। इस बात को सुनकर के पत्नी जो थी वो आंसुओं में सराबोर डूबी हुई। और सबसे बड़ा खौफ और सबसे बड़ा गम ये कि अगर इसने कत्ल किया होता तो ये फांसी चढ़ता तो मुझे थोड़ी तसल्ली भी हो जाती। बेवजह मारा जा रहा है। जब पुलिस और सब लोग बाहर देखते हैं, निकलते हैं ये लोग, तो जेलर होता है तो राजेंद्र कुमार को देखता है और राजेंद्र कुमार जेलर को देखता है कि जेलर भी बहुत दुखी है, आंसुओं में डूबा है। जेलर ने सिर्फ एक बात कही कि विनय कहाँ है, तुम्हें कुछ जानकारी है? उसकी पत्नी से पूछा, तुम्हें कुछ जानकारी है? तो उसकी पत्नी ने कहा कि हाँ, विनय इस समय गांव में ही रह रहा है। जेलर ने तुरंत ही तत्काल प्रभाव से उसकी वारंट जारी करवाई। वारंट जारी करवाने के बाद में गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद में 24 घंटे के अंदर उसकी सारी जानकारी प्राप्त की गई। प्राप्त करने के बाद में इंक्वायरी पूरी तरह से करवा ली गई। पता लगा कि जो उस पर उस डेड बॉडी पर उसके पहले जो फिंगरप्रिंट थे वो किसी और के थे। फिंगरप्रिंट बहुत समय तक मैच किए जाते हैं, कभी बदलते नहीं हैं, और इसके फिंगरप्रिंट मैच किए गए तो ये विनय के फिंगरप्रिंट उस डेड बॉडी पर था, जिसकी वजह से विनय पकड़ा गया। और 24 घंटे के अंदर जेलर ने सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरा करने के बाद में विनय को मौत की फंदे तक पहुंचाया गया, फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया। और जो ये लड़का था राजेंद्र कुमार, ये निर्दोष फंस रहा था, निर्दोष इसकी जान जा रही थी, उसको बचाया गया। और बचाने के बाद में कानून एक सही निर्णय और फैसले पर पहुंची। ये राजेंद्र की सिर्फ थोड़ी मेहनत थी, जो अपनी पत्नी को समझाना चाहता था, और वो धीरे धीरे बात सारे जो कानून के रखवाले होते हैं, चाहे कोई भी जो भी वहाँ पर सुन रहा था, उन सब लोगों ने समझ ली थी। और समझने के बाद में राजेंद्र कुमार को बचाया गया और विनय को, जो असली फांसी का हकदार था, उसे फांसी दी गई।
इस घटना को, इस कहानी को समझ करके, सुन करके आप लोगों ने जो भी समझा हो अपना राय कमेंट में ज़रूर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल एक नई स्टोरी में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।